नमस्कार, आप सभी का स्टडी कॉपीज में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे इकोटोन के बारे में। इससे पहले पहला लेक्चर आया है, उससे अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं आपको। बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इंटरेक्शंस क्या होते हैं, सबके बारे में हमने पहले लेक्चर में अच्छे तरीके से विधिवत आपको समझा दिया है। और अगर थ्योरी एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो कोई भी परीक्षा हो, कहीं से क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जो भी लेक्चर होगा इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए, इकोटोन जो होता है वो क्या होता है। मान लीजिए एक आपका जंगल है, एक घास का मैदान है, तो इन दोनों का मिलन होगा एक जगह, और जहाँ मिलन होगा वहाँ घास भी आपको मिलेगी, पेड़ पौधे भी मिलेंगे। मतलब दोनों जगह की कुछ ना कुछ विशेषता उस क्षेत्र में होगी। वहाँ की जैव विविधता, जलवायु के आधार पे भी वहाँ कुछ जीव पनपेंगे, तो वहाँ पे अधिक जैव विविधता पाई जाएगी। तो जो ये आपका क्षेत्र होगा, ये संक्रमणकालीन क्षेत्र होगा, इसी को इकोटोन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ जो परिभाषा वगैरह लिखी है देख सकते हो भाई। दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जैसे मैंने समझाया, एक जंगल एक घास का मैदान है, तो उन दोनों के बीच का संक्रमणकालीन क्षेत्र या ट्रांजिशन जोन जो होता है वो इकोटोन कहा जाता है। दो अलग अलग बायोम या समुदाय आपस में मिलते हैं और एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। अब जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, भाई इकोटोन जो शब्द था उसकी खोज किसने की, इकोटोन की अवधारणा कौन वैज्ञानिक लेकर आए, तो यहाँ देख सकते हैं भाई, इकोटोन शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया था, अमेरिकी वनस्पति शास्त्री थे, वो थे आपके फ्रेडरिक एडवर्ड क्लेमेंटस। तो जो अमेरिकी शब्द है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं अमेरिकी शब्द को आप इग्नोर कर देंगे, क्योंकि प्रश्न तो ऐसे भी पूछ सकता है, भाई एडवर्ड क्लेमेंटस थे जिन्होंने इकोटोन की खोज की, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, किस देश से संबंधित थे, तो अमेरिका से थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1904-5 में, द डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेशन। ये पुस्तक भी आपको याद रखना है क्योंकि क्लेमेंटस ने लिखा है। इकोटोन शब्द का अर्थ क्या होता है। इकोटोन में जो आपका ई होता है ना, ई का मतलब होता है इकोलॉजी, ठीक है, और टोन का मतलब होता है टेंशन। टोन आपका जो है ग्रीक भाषा का शब्द होता है, जो कि टोनोस से बना है। किससे बना है? टोनोस से। और टोनोस का मतलब ही होता है टेंशन। तो इकोलॉजी का ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत टेंशन हो जाए। भाई दो आपस में क्षेत्र मिलते हैं तो वहाँ टेंशन ही होगा ना। मतलब घास का मैदान है और आपका जंगल है, तो वहां पर क्या होगा भाई, घास के मैदान के जीव भी इकोटोन वाले क्षेत्र में मिलेंगे, जंगल वाले भी मिलेंगे, उसमें अपना लड़ेंगे भिड़ेंगे, कुछ अलग तरह के जीव भी पैदा होंगे, तो जैव विविधता वहां पे अधिक होगी, टेंशन का माहौल भी होगा। अब क्लेमेंटस जो थे, उन्होंने ये सब दिया भाई, किताब उताब लिखी, सारी चीजें की। अमेरिका के वैज्ञानिक थे, लेकिन इनसे ठीक पहले 1903 में एक वैज्ञानिक थे, बर्टन एडवर्ड लिविंगस्टन। तो इन्होंने एक मिशिगन का पौधा था, ठीक है, मिशिगन के पौधों, मतलब मिशिगन एक जंगल है, तो वहां पे जो पौधे थे उन पर इन्होंने अध्ययन किया और सबसे पहले संक्रमण क्षेत्रों की उपस्थिति का विवरण दिया। तो मिशिगन के पौधों पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक जिन्होंने इकोटोन की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत की, कौन थे, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था बर्टन एडवर्ड लिविंगस्टन। ठीक है, इनका नाम भी याद रखना है आपको। अब देखिए, इकोटोन प्रकृति में हर उस जगह पे पाए जाते हैं जहां दो अलग अलग माध्यम जैसे पानी और जमीन मिलते हैं। जहां भी पानी और जमीन मिलेंगे इकोटोन का क्षेत्र बनेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंग्रोव वन, भाई समुद्र था और समुद्र से आकर के जंगल मिला, तो जंगल तो जमीन पे है, तो पानी और समुद्र मिला, तो जो आपके पेड़ थे जो कि समुद्र के किनारे पानी में आ गए, तो उनकी जड़ें अलग तरीके से विकसित होने लगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ना, जो समुद्र का पानी होता है उसमें लवणता ज्यादा होती है। लवणता मतलब नमक बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जड़ों को, तो जड़ें ऊपर निकल आती हैं। न्यू मेटाफोर नामक जड़ें जो हैं वो सुंदरवन के जो जंगल होते हैं उसमें, जो समुद्र का किनारे वाला क्षेत्र है वहां पे निकल आती हैं। तो अलग तरह के एक तरीके के पौधे हो गए ना ये, तो जो विविधता अलग हो गई। उसके अलावा जो मछलियां हैं, केकड़ा वगैरह, वो अपना आवास भी जंगल के आसपास बनाने लगते हैं कुछ, ठीक है, और बहुत सारे अलग जीव भी विकसित होते हैं क्योंकि दलदली क्षेत्र भी हो जाता है। तो ये होता है इकोटोन। अब देखिए, एस्चुरी और ज्वार नदमुख, तो ये भी आपका क्या है, ये भी इकोटोन का क्षेत्र है, क्योंकि नदी बहते हुए आती है तो मीठा जल लेकर आती है, मीठा पानी होता है इसका,
और ये समुद्र के खारे जल से मिल जाती है। तो मीठा और खारा जब मिलेगा तो एक अलग तरीके का जैव तंत्र बनेगा। तो ये भी इकोटोन होगा, क्योंकि अलग तरह के जीव पनपेंगे, अलग तरीके के जो है वृक्ष वगैरह उगेंगे, अलग तरीके की औषधियाँ होंगी, तो यहाँ पे भी इकोटोन बन जाएगा। घास का मैदान जंगल वाला मैंने बता ही दिया। इसके अलावा मार्शलैंड और दलदली भूमि है तो वहाँ भी इकोटोन बनेगा, क्योंकि उभयचर जो जीव होंगे भाई, मान लीजिए कुछ जल में रहते हैं, कुछ दोनों जगह रहते हैं। तो जैसे कछुआ हो गया, मेढक हो गया, तो ये आपके जैव विविधता से भरपूर वाले जीव हो जाएंगे। ठीक है। इकोटोन की मुख्य विशेषताएं आप देख सकते हैं क्या क्या होता है भाई। टेंशन तो होता है, तनाव का क्षेत्र होता है, क्योंकि दो अलग अलग वातावरण की प्रजातियां आपस में संसाधनों मतलब भोजन धूप स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी, इसलिए इसे पारिस्थितिकी का तनाव क्षेत्र माना जाता है। तो इकोटोन को तनाव क्षेत्र कहा जाएगा। परिवर्तनीयता आकार मतलब वेरिएबल विड्थ मतलब संकरा भी हो सकता है, छोटा सा भी इकोटोन हो सकता है और बहुत चौड़ा भी हो सकता है। जैसे खेत और जंगल की सीमा आपस में मिल गई भाई, एक खेत है और एक जंगल है, तो वहां एक जब सीमा मिलती है तो आपका एक संकरा सा इकोटोन बनेगा। मान लीजिए खेत में पानी भरा है तो कुछ जीव आकर के यहाँ पनपेंगे, सारी चीजें होंगी, तो ये आपका एक छोटा इकोटोन है। वहीं जैसे आपका जंगल और रेगिस्तान मिल गया तो वो एक बड़ा इकोटोन हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो मध्यवर्ती स्थितियां हैं मतलब इंटरमीडिएट कंडीशंस की बात करें, तो यहाँ की जलवायु मिट्टी और नमी दोनों पड़ोसी पारिस्थितिकी तंत्रों का मिला जुला रूप होते हैं। अस्थायी और संवेदनशीलता की बात करें तो जलवायु परिवर्तन जो होता है ना, या मानवीय गतिविधियां, इनका सबसे पहला और सबसे गहरा जो प्रभाव पड़ता है ना, वो सबसे पहले इकोटोन वाले क्षेत्र पे पड़ता है। तो संवेदनशील क्षेत्र होता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे एज इफेक्ट और एज स्पेसीज के बारे में। ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट ऑफ एज इफेक्ट एंड एज स्पेसीज। अब देखिए एज इफेक्ट क्या होता है, तो एज इफेक्ट को इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका ये जंगल है, ये आपका क्या है, घास का मैदान है, तो इनका मिलन जो होता है वो आपका इकोटोन क्षेत्र कहा जाएगा। तो जो जंगल है, जंगल में मान लीजिए कि 50 जानवर पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं 20 जानवर। तो इन 50 जानवर की अपेक्षा यहाँ पर आपको मिलेंगे 200 जानवर, और इन 20 जानवर की अपेक्षा यहाँ पे आपको 200 जानवर मिल रहे हैं। तो दोनों के हिसाब से आप देखेंगे तो घनत्व यहाँ पर ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, एरिया के हिसाब से भी और जंतु के हिसाब से भी। मतलब जितना एरिया और पशु यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए 2 बीघे का क्षेत्र फैला हुआ है घास का मैदान और 50 जीव है, तो वहां का डेंसिटी क्या होगा, बहुत कम होगा। और यहाँ भी मान लीजिए कि 50 बीघा फैला हुआ है और 100 जानवर हैं, तो वहां डेंसिटी कम होगी। लेकिन यहाँ मान लीजिए 2 बीघे का क्षेत्र ही बन रहा है, संक्रमणकालीन क्षेत्र, लेकिन जानवर बहुत ज्यादा है, तो घनत्व डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी। तो इसी को कहा जाता है एज इफेक्ट। अपने दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों की तुलना में जो आपका इकोटोन का क्षेत्र होगा वहां पर प्रजातियों की कुल संख्या और आबादी का घनत्व ज्यादा होगा, बहुत अधिक होगा, और इसी को धार प्रभाव या एज इफेक्ट कहा जाता है। अच्छा, एज इफेक्ट की परिकल्पना कौन लेकर आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना इनका नाम था एल्डो लियोपोल्ड। तो एल्डो लियोपोल्ड ये परिकल्पना लेकर आते हैं। और ऐसा नहीं भाई जो आपके घास के मैदान में जीव हैं और जंगल में जीव, वही जीव सिर्फ यहाँ पे पाए जाएंगे। यहाँ का जो आपका जैव विविधता हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे हो चुकी है, तो यहाँ पे अलग तरह के जीव भी पनपेंगे। ठीक है। तो ये भी बात है, इन दोनों जगह से अलग तरह के जीव भी यहाँ पे होंगे। इसके अलावा धार प्रजाति क्या है, तो धार प्रजाति क्या है भाई, जो एज इफेक्ट में पाए जाने वाले जीव हैं उन्हीं को एज स्पीसीज कहा जाता है, बस इतनी सी बात है। और ज्यादातर पक्षी जो होते हैं ना वो एज स्पीसीज में आते हैं, मतलब पक्षियों की जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है इकोटोन क्षेत्र में। क्यों होती है, क्योंकि जो मान लीजिए कि घास का मैदान और जब जंगल मिलते हैं आपस में, तो इधर उनके लिए जो है पेड़ मिल जाते हैं घोंसला बनाने के लिए, और घास में चले गए अपना कीड़े मकोड़े पकड़ के ले आए, तो खाना और आवास दोनों इनको मिल जाता है। तो ये होता है इकोटोन का क्षेत्र, और पक्षियों के लिए बहुत बढ़िया होता है। पर्यावरण के लिए इकोटोन का महत्व देख सकते हैं आप, जो विविधता का केंद्र होता है, मतलब बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे ज्यादा होती है, मैंने बताया पहले ही कि उच्च प्रजाति विविधता के कारण ये क्षेत्र पारिस्थितिकी के संतुलन के लिए पावर हाउस का काम करते हैं। ठीक है। तो इकोसिस्टम का पावर हाउस कहा जाता है इकोटोन को, ये भी ध्यान रखना।
बफर जोन का काम करता है। मतलब मैंग्रोव और दलदली भूमि जैसे, तो वहाँ पे इकोटोन क्या है, एक बफर जोन की तरह काम करता है। प्रजाति निर्माण, यहाँ पे प्रजाति निर्माण भी होता है। मतलब कठिन और बदलते वातावरण के कारण जीवों में नए गुण विकसित होते हैं, नई प्रजातियों का भी जन्म होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए बात करते हैं इकोक्लाइन क्या है। व्हाट इज इकोक्लाइन। जैसे इकोटोन की हमने बात की, भाई इकोटोन क्या होता है। जब दो पारिस्थितिक तंत्रों का मिलन होता है तो संक्रमणकालीन जो क्षेत्र होता है उसे इकोटोन कहते हैं। तो इकोटोन में प्रजाति विविधता होती है, एज स्पीसीज होते हैं, डिफेक्ट होता है। लेकिन जो आपका इकोक्लाइन होता है, इसमें क्या होता है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच भौतिक, रासायनिक या पर्यावरणीय कारकों जैसे तापमान, लवणता, ऊंचाई, नमी, इनमें जो परिवर्तन हो रहा है, इनमें जो क्रमिक बदलाव हो रहा है, उसको कहते हैं इकोक्लाइन। मान लीजिए ये आपका जंगल है, ये आपका घास का मैदान है। तो जंगल से जब घास के मैदान की तरफ आप चलेंगे तो तापमान में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो तापमान को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे खुले में जाएंगे तापमान बढ़ेगा। वहीं जो जंगल है वहां पे आर्द्रता ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है। लेकिन घास के मैदान की ओर जाएंगे तो नमी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसी को इकोक्लाइन कहते हैं। मतलब तापमान, लवणता, ऊंचाई या नमी में आने वाला जो क्रमिक बदलाव होता है ना, उसको कहते हैं इकोक्लाइन। अब टाइप ऑफ इकोक्लाइन की बात करें तो देखिए एक समुद्र है, तो समुद्र में जो सबसे ऊपर का पानी होगा बहुत ही गर्म होगा, ठीक है, क्योंकि वहां सूर्य की सीधे किरणें पड़ रही हैं तो ऊपर का पानी गर्म होगा। मिड का पानी होगा नॉर्मल होगा, और जो एकदम नीचे होगा वो ठंडा होगा। ये जो क्रमिक बदलाव है इसको कहते हैं थर्मोक्लाइन। मतलब गर्म से ठंडा होता चला गया, तो इस चीज को थर्मोक्लाइन कहेंगे। हेलोक्लाइन क्या होता है, हेलोक्लाइन होता है भाई, नदी है, नदी का पानी किससे मिला, समुद्र से मिला। तो नदी के पानी में कोई लवणता नहीं है, वो तो मीठा है। लेकिन जैसे जैसे समुद्र के पानी में जाएंगे ना, लवणता बढ़ती चली जाएगी। तो इसी को कहते हैं हेलोक्लाइन। किसी नदी के मुहाने पर मीठे पानी से समुद्री पानी की तरफ जाने पर लवणता में क्रमिक बदलाव होता है, इसी को हेलोक्लाइन कहा जाता है। एल्टीट्यूड क्लाइंब क्या होता है, ये पर्वतों के लिए है। मतलब जैसे जैसे आप पहाड़ चढ़ेंगे तो नीचे जो है घने जंगल थे, ऊपर जाने पर झाड़ियां मिलेंगी, फिर आपको चोटी मिलेगी, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, बर्फ ही बर्फ मिलेगी। तो ऊंचाई के साथ वनस्पति में आने वाला क्रमिक बदलाव एल्टीट्यूडनल क्लाइंब कहलाता है। अब यहाँ देखिए धार प्रभाव, एज इफेक्ट के कुछ और विशिष्ट उदाहरण हैं आपके। तो जैसे आपका जंगल मिलता है और घास का मैदान मिलता है तो इकोटोन बनता है। कोई जंगल और समुद्र मिलता है तो मैंग्रोव वन जैसा इकोटोन बनता है। तो उसी तरीके से जब कोई नदी जंगल के बीचों बीच से निकलती है तो नदी के जो दोनों किनारे होते हैं ना, वहां भी एक तरह का इकोटोन होता है। क्योंकि जैसे आप देखते हैं मगरमच्छ पानी से निकला, थोड़ा बढ़िया जो नदी का किनारा है वहां पर अपना धूप वूप सेकने लगा आराम से, तो उसके लिए क्या है, एक तरह का इकोटोन है। आपके मेढक निकलते हैं, उस जगह पे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है, नदी और जंगल से भी ज्यादा। तो जो आपका ये नदी का किनारा है जहाँ पे एज इफेक्ट वगैरह अपना बनता है, छोटा इकोटोन बनता है, तो इसको कहा जाता है रिपेरियन जोन। मतलब पतली पट्टी नदी के किनारे का। और यहाँ आपके जो जीव पाए जाते हैं जैसे मेढक, सैलामेंडर, कीट, और यहाँ जल पक्षियों का घनत्व नदी के बीच के पानी या दूर सूखी जमीन की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक होता है। क्योंकि यहाँ पोषक तत्व मिलते हैं भाई, पानी भी बगल में है और जंगल भी बगल में है, तो यहाँ पे ज्यादा जो है जैव विविधता पाई जाएगी। कोरल रीफ की बात करते हैं, मतलब विशाल गहरा समुद्र है, वहाँ मूंगे की चट्टान है, तो वहाँ जो मूंगे की चट्टान है वहाँ पे अधिक जैव विविधता होगी। क्यों होगी, क्योंकि मूंगे की चट्टानें हैं तो मूंगे भी कभी जीवित थे फिलहाल तो, लेकिन अब मर गए मान लीजिए। तो यहाँ जो है आपका शैवाल, कवक, आपके फाइटोप्लैंक्टन हो गए, और बहुत सारी मछलियाँ, कीड़े मकोड़े अपना घर बनाएंगे, बड़ी बड़ी मछलियाँ फिर खोजते हुए आएंगे, भाई चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ तो खाना मिलेगा। तो एक तरह का यहाँ भी बहुत ज़्यादा जैव विविधता का क्षेत्र बन जाता है। और समझ सकते हैं ये भी आपका धार प्रभाव में आता है। धार प्रभाव का एक नकारात्मक पहलू, मतलब एज इफेक्ट का नकारात्मक पहलू क्या है। मान लीजिए कोई जंगल है, उसके बीचों बीच से एक सड़क चली गई। तो जब सड़क चली गई तो जीव इधर उधर तो आएंगे जाएंगे,
और फिर बाद ऊपर से यहीं पे टहलते रहेंगे इसी जगह। देखेंगे कोई जानवर जा रहा है छोटा सा, उठा लेंगे, ठीक है। कुछ जीव जंतु जो शिकारी टाइप के होंगे वो भी इस किनारे पे बैठेंगे कहीं ना कहीं छुप के, कि कोई ना कोई जैसे ही पार होगा वैसे हम देखेंगे और झपट्टा मार के बस काम खत्म कर देंगे। तो जो है धार प्रभाव का ये एक नकारात्मक पहलू है। इसको पारिस्थितिकी विखंडन कहते हैं, मतलब जब हस्तक्षेप करता है मानव। ये तो मानव का हस्तक्षेप है ना जंगल में। तो ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं समुदाय की संरचना के बारे में, कम्युनिटी स्ट्रक्चर। जैसे स्तरीकरण आपका होता है, पहला देखेंगे स्तरीकरण समुदाय संरचना में। स्ट्रेटिफिकेशन या वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन, जैसे आपका जंगल होता है ना, तो इसका जो स्तरीकरण देखोगे आप, तो जो सबसे नीचे होते हैं उन्हें कहा जाता है हर्बेसियस ग्राउंड लेयर, मतलब धरातल स्तर। यहाँ पे आपके औषधि गुण वाले पेड़ पौधे पाए जाएंगे। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो तृतीय स्तर आपका है जिसे कहते हैं श्रब लेयर, ठीक है। श्रब लेयर आपका झाड़ियां मिलती हैं। इसके ऊपर आपका द्वितीय स्तर होगा अंडर स्टोरी, और जो प्राथमिक स्तर है शीर्ष स्तर जिसे कहा जाता है उसे ओवर स्टोरी या कैनोपी कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष आपके इस स्तर में मिलते हैं। तो ये आपका वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन आपका हो गया जंगल का। इसे आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तालाब का स्तरीकरण देखोगे तो जो सबसे नीचे वाला क्षेत्र होता है जहां पे प्रकाश बिल्कुल जाता ही नहीं, अंधेरा रहता है, अंधेरा कायम रहेगा, तो जहां पर अंधकार रहता है उसको कहते हैं प्रोफेंडल जोन। यहाँ पे प्रकाश बूंद भर भी प्रकाश नहीं पहुंचता। इसके जस्ट ऊपर जहां पे प्रकाश पहुंचता है, मतलब नदी का स्तर है उसके नीचे तक 200 मीटर तक प्रकाश पहुंचता है, तो इसको कहते हैं लिम्नेटिक जोन, खुले पानी का वायुपुरी क्षेत्र जहां पर प्रकाश पहुंचता है। फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज्यादा मात्रा में इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे ऊपर होता है उसे कहते हैं लिटोरल जोन, किनारे का उथला भाग जहां पौधे जड़ जमाते हैं। तो क्या हो गया, प्रोपेंडल जोन, लिम्नोटिक जोन और लिटोरल जोन। प्रजाति संगठन की बात कर लेते हैं भाई, स्पीशीज कंपोजिशन। प्रजाति संगठन जो होता है, मान लीजिए कोई एक निश्चित पारिस्थितिक क्षेत्र है ना, तो उसमें कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं और उन प्रजातियों की पहचान करके उनकी एक सूची बनाई जाती है, उसी को प्रजाति संगठन कहते हैं। अब जैसे जो विषुवत रेखा है तो वहां पर तो अत्याधिक प्रजातियां पाई जाएंगी भाई, अमेजोन का जंगल है तो वहां पर बहुत तरह की प्रजातियां मिलेंगी। लेकिन जैसे जैसे मान लीजिए ऊपर बढ़ते जाएंगे आप, ठीक है, ध्रुव रेखा की तरफ आप बढ़ते चले गए हैं तो वहां की प्रजातियां बहुत कम हो जाएंगी। विषुवत रेखा पे बहुत प्रजातियां पाई जाती हैं, तो जो उनकी सूची बनाई जाती है एक विशिष्ट स्थान के हिसाब से, उसको कहते हैं प्रजाति संगठन। प्रजाति संगठन का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक सबसे पहले उस क्षेत्र के सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्मजीवों की पहचान करते हैं, उनकी सूची बनाते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैसे आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो कि मैंने बताया भाई विषुवत रेखा में पाया जाएगा। तो यहाँ का प्रजाति संगठन अत्यधिक विशाल और जटिल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही हेक्टेयर में सैकड़ों प्रकार के वृक्ष, कीड़े मकोड़े, जंतु, जानवर, पक्षी सब कुछ मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लद्दाख चले जाएं, थार के मरुस्थल में चले जाएं, तो वहां पर आपको प्रजाति संगठन बहुत निम्न स्तर का मिलेगा। मतलब वहां वृक्ष ही आपको नहीं मिलेंगे पहली बात तो, ठीक है। कहीं नागफनी एक इधर लगा उधर लगा, या लद्दाख में देखेंगे तो लाइकेन यहाँ पड़ा वहां पड़ा बस, और कैक्टस, ओट, कटीली झाड़ियां, ये सब मिलेगा आपका बस। तो ये आपका होता है प्रजाति संगठन। प्रभुत्व या प्रभाविता की बात करते हैं, डोमिनेंस। मतलब कोई चीज है, कोई जंगल है, ठीक है, तो वहां पर किसका अधिक प्रभाव है, मतलब संख्या के आधार पर उनकी प्रभाविता है, प्रभाव डाल रहे हैं, या फिर अपने जीवभार के आधार पर प्रभाव डाल रहे हैं, या फिर अपने आकार के आधार पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये होता है आपका डोमिनेंस, प्रभुत्व या प्रभाविता। अब यहाँ उदाहरण आप देख सकते हैं, चीड़ का जंगल, पाइन फॉरेस्ट। जो चीड़ के पेड़ होते हैं ना, संख्या में इतने बड़े आकार के होते हैं कि वे सूर्य की रोशनी को नीचे जमीन तक पहुंचने ही नहीं देते। इससे जमीन पर उगने वाले छोटे पौधों का जीवन चीड़ के पेड़ों द्वारा ही तय होता है भाई। चीड़ का पेड़ ही तय करेगा कि तुम्हारा जीवन होगा कि नहीं होगा। तो चीड़ का पेड़ यहाँ पे संख्या में भी अधिक है, आकार में लंबा है, तो इसकी प्रभाविता ज्यादा है। मैंग्रोव वन आप देख सकते हैं,
तटीय दलदली क्षेत्रों में राइजोफेरा नाम की जो प्रजातियां होती हैं उनका बहुत प्रभुत्व होता है। सिंधु गंगा के मैदान में जैसे आपके साल के वृक्ष, सागौन के वृक्ष होते हैं, उनका प्रभुत्व देखने को मिलता है। तो ये होता है प्रजाति प्रभुत्व। अब बात करेंगे यहाँ गॉस का प्रतिस्पर्धा अपवर्जन नियम। देखिए गॉस जो थे एक रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि भाई अगर सीमित संसाधन है, कोई क्षेत्र है वहां पे संसाधन आपके सीमित हैं, ठीक है। संसाधन का मतलब हो गया खाना सीमित है, ठीक है। मान लीजिए जंगल है, वहां घास सीमित है, वहां पे कीड़े मकोड़े सीमित मात्रा में हैं, वहां पे पेड़ पौधे सीमित मात्रा में है जो आहार का काम करेंगे। तो जो सीमित संसाधन है अगर कहीं पे, और उसी पर दो प्रजातियां डिपेंडेंट हैं कि भाई दोनों प्रजातियां उसी पे निर्भर हैं, लंबे समय तक कमजोर प्रजाति वहां पर अपना सर्वाइवल नहीं कर पाएगी। कहने का मतलब इनका ये था, एक प्रजाति जो कमजोर है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक तरह की सीमित संसाधनों, भोजन, आवास या प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली दो निकट संबंधी प्रजातियां, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, एक साथ अनंत काल तक नहीं रह सकती। तो ये इनका नियम था। यहाँ देख सकते हो साथ साथ होने पर मान लीजिए समय धीरे धीरे जो आपकी प्रजाति भी है कमजोर हो गई और ये अपनी चलती रही। लेकिन अगर संसाधन जो है वो पर्याप्त है तो दोनों चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए एक जंगल है, वहां पे बहुत सारे हिरन हैं, ठीक है, बहुत सारे हिरन हैं, तमाम हिरन हैं। वहां पर आपका एक शेर है, एक तेंदुआ है। तो ठीक है, शेर अपना जो है एक हिरन दिन में मार के खा लेगा, तेंदुआ खा लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मान लीजिए एक ही हिरन बचा है और सर्वाइवल आ गया, ठीक है, लास्ट दिन एकदम, और एक हिरन बचा हुआ है, एक तरफ शेर एक तरफ तेंदुआ है। तेंदुए को तो जाना पड़ेगा भाई, शेर से तेंदुआ थोड़े जीत पाएगा। तो तेंदुआ पहले जाएगा तभी तो शेर हिरन को खाएगा। बस यही है गौस का प्रतिस्पर्धा अपवर्जन नियम। बहुत सारे हिरन है, सीमित संसाधन नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों काम चलता रहेगा। अब उदाहरण देख सकते हो, वेला पगोडा द्वीप था तो वहां पे जो है कछुए रहते थे बढ़िया इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं और कोई परेशानी नहीं, आराम से बढ़िया भोजन वोजन करते थे। और जो जमीन पे कछुए रहते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जो समुद्र के अंदर रहते हैं वो मांसाहारी होते हैं, तो ये घास वास खाते थे। लेकिन यहाँ किसी ने कहा भाई चलो इनको तकलीफ देते हैं, तो यहाँ बकरियां ला करके इन्होंने छोड़ दिया। अब बकरियां घास बहुत जल्दी जल्दी चरती है, तो बकरियों ने घास खत्म कर दी और वो दूर दूर तक अपना चली जाती। लेकिन ये एक ही एरिया में जो कछुए धीरे धीरे चलते हैं, तो कछुए भूखे रह करके बेचारे इसी तरीके से खत्म हो गए और बकरियां अपना हेल्दी होके घूमती रही। कॉर्नेल्स का सुरुचिपूर्ण आपका प्रयोग था, तो कॉर्नेल्स लिगेंड फील्ड्स एक्सपेरिमेंट स्कॉटलैंड के पथरीले समुद्री तट पर बड़े और प्रतिस्पर्धी रूप से श्रेष्ठ जो आपके बेलानस जो होते हैं या बार्निकल कह लो, वो अंतर ज्वारीय क्षेत्र जो आपका होता है वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया और छोटे जो बार्निकल थे उनको समाप्त कर दिया। तो ये भी गॉस के नियम से ही संबंधित है। लेकिन इनके विरोध में एक वैज्ञानिक है, इनका नाम था रॉबर्ट मेक ऑर्थर। ठीक है, रॉबर्ट मेक ऑर्थर आते हैं और ये बताते हैं भाई संसाधन विभाजन का नियम। ये कहते हैं तुम गॉस साहब जो है बहुत गलत बता रहे हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि अगर दो प्रजातियां हैं और एक ही प्रकार के सीमित संसाधन हैं उनके पास, तो उनमें प्रतिस्पर्धा अगर वो करते हैं तो विलुप्त होने से बचने के लिए अपने अपने व्यवहार में बदलाव कर लेंगे। ठीक है, अपना अपना व्यवहार ही बदल लेंगे, वे संसाधनों को आपस में बांट लेंगे। अभी मैंने एग्जांपल दिया, एक हिरन बचा है और एक तरफ तेंदुआ है, एक तरफ आपका शेर है। तो अब या तो तेंदुआ कहेगा लाओ भाई मुझे खा लो, ठीक है, गॉस का नियम मैं सिद्ध कर देता हूँ। लेकिन अगर तेंदुआ होशियार है तो कहेगा मैं एक आर्थर वाला नियम चलाते हैं, चलो छोड़ते हैं यार, हम खरगोश खरगोश ढूंढ लेंगे बगल में, हिरन तुम खा लो भाई खा लो। तो ये होता है कि भाई अगर उन्हें लंबे समय तक जीवित रहना है तो अपना तरीका चेंज कर लेंगे, समय चेंज कर लेंगे, ठीक है, भोजन चेंज कर लेंगे, ये सारी चीजें कर लेंगे। तो यही था मैक ऑर्थर का नियम। मैक ऑर्थर ने फुदकी पक्षी की 5 निकट संबंधी प्रजातियों का अध्ययन किया और एक ही पेड़ पर जो रहती थी उनका अध्ययन किया और बताया देखो मैं गया था एक पेड़ के पास, वहां मैंने देखा भाई कि जो ऊपरी फुनगी में पक्षी रहता है वो एकदम अलग प्रजाति का है, वो वहीं पे रहता है, वहीं खाना वाना अपना ढूंढ लेता है, नहीं मिलता है बाहर से ले आता है खाता है। ठीक है, दूसरा मध्य ऊपरी भाग, यहाँ रहती हैं कुछ पक्षियां तो वहां पर वो घोंसला बनाती हैं।
तीसरा मध्य तना पे रहती हैं, कुछ अपने तने के अंदर घोंसला बना लिया। निचले भाग में कुछ पक्षी रहते हैं और कुछ झाड़ियाँ या भूमि पे रहती हैं और वहाँ के कीड़े मकोड़े ढूंढ के खाती हैं। तो ये जो है व्यवहारिक बदलाव संसाधन विभाजन के कारण वे प्रतिस्पर्धा से बच गई। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, भाई अपने अपने क्षेत्र में रहो, क्या दिक्कत है। और इनका जो सह अस्तित्व है वो संभव हो सका। तो ये सारी बातें हैं। भोजन का समय परिवर्तित कर लिया। मान लीजिए एक पक्षी सुबह खाना खा रही है, एक शाम को खा रही है, ठीक है। भोजन ही बदल लिया, तो ये भी एक तरह का क्या है, संसाधन विभाजन है। चारा खोजने का तरीका, स्थान बदलना, आवास अलग कर लेना, ये सारी चीजें हैं। तो गॉस के अपोजिट जो नियम है वो है मैकआर्थर का सिद्धांत। बस इतना आपको समझना है। इसके अलावा निकेत की बात कर लेते हैं। भाई निकेत क्या है? तो देखिए, जो आप जहाँ पे रहते हैं ना वो आपका है आवास, ठीक है। जहाँ पर आप काम करते हैं, जो काम करते हैं ना, वो आपका है निकेत। तो उसी तरीके से जानवरों में होता है, पक्षियों में होता है, ठीक है। तो जो आपका जंगल है वहां पर जो पक्षी रहते हैं तो जंगल उनका आवास है। लेकिन जो पक्षी अपना अलग अलग एक दायित्व निभा रहा है जंगल में, वो उसका निकेत है। बस इतनी सी बात है। और जो निकेत शब्द सबसे पहले गढ़ा था, ये गढ़ा था आपके जोसेफ ग्रीनिल ने 1917 में। तो ये पूछा जाता है भाई, जो निकेत शब्द है वो सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो जोसेफ ग्रीनिल ने किया था। उसके बाद इसका आधुनिक और व्यापक रूप चार्ल्स एल्टन ने दिया। और बाद में एवलिन हरचिसन नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने निकेत को वैज्ञानिक और बहुआयामी रूप दिया था। तो इन तीनों वैज्ञानिक के नाम आप याद रखेंगे, लेकिन मेनली जो है जोसेफ ग्रीनिल साहब का नाम आपको जरूर याद रखना है। यहाँ परिभाषा देख सकते हो। किसी पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय में किसी प्रजाति की जो विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका होती है, उसकी भौतिक स्थिति होती है, उसी को निकेत कहा जाता है। मतलब एक तरह से जीव का पता जो है वो क्या है, आवास है, एड्रेस है। लेकिन जीव का पेशा जो है, काम जो है, प्रोफेशन जो है, उसे निकेत कहते हैं। निके भी कहा जाता है कहीं कहीं, तो याद रखना। निकेत की तीन मुख्य विशेषताएं होती हैं। एक आपका स्थानिक या पर्यावास निकेत, दूसरा आपका ट्रॉफिक निके या पोषी निकेत, तीसरा आपका होता है बहुआयामी या पर्यावरणीय निकेत। अब देखिए, जो स्थानिक या पर्यावास निकेत होता है, इसमें जीव भौतिक रूप से समुदाय के किसी विशेष सूक्ष्म आवास में रहता है। जैसे पेड़ के तने की छाल के नीचे रहना, ठीक है, पत्तियों के ऊपर रहना, पानी की सतह पर तैरना या तली में रहना। तो ये आपका स्थानिक या पर्यावास निकेत हो जाता है। इसके अलावा पोषी निकेत आपका ट्रॉफिक निके जो होता है, तो इसका मतलब होता है भाई, जीव जो है वो खाद्य श्रृंखला में क्या स्थान रखता है, मतलब वो क्या खाता है और उसे कौन खाता है। तो ये आपका पोषी निकेत होता है। जैसे प्राथमिक उत्पादक है, ठीक है, इसका अपना निकेत है कि भाई ये किसी का पेट भरेगा। फिर प्राथमिक उत्पादक जो आपका होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, उपभोक्ता, जैसे टिड्डा घास को खा लेता है, तो टिड्डा क्या कर रहा है, घास को खत्म करने का काम कर रहा है, इसका ये निकेत है। फिर मेढक भी कहता है भाई टिड्डे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मैं भी इनको खत्म करूंगा, तो मेढक टिड्डे को खा लेता है। सांप मेढक को खा लेता है और शेर शिकारी सांप को। तो ये पोषी निकेत होता है। अब देखिए बहुआयामी या पर्यावरणीय निकेत, इसमें क्या होता है, मतलब जो जीव होता है ना वो तापमान बहुत ज्यादा है सहन कर लेगा, नमी, प्रकाश की मात्रा, इन सभी को सहन करने की उसके अंदर क्षमता होती है। उसी हिसाब से उसका विकास होता है वहां पे। जैसे कछुए के निकेत में देखोगे ना, तापमान बहुत ज्यादा 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक वो सह लेता है। प्रकाश भी मध्यम से उच्च रहता है। आवास इसका जलाशय के किनारे के कीचड़ युक्त भूमि में रहता है। तो ये आपका हो जाता है बहुआयामी या पर्यावरणीय निकेत। मतलब इसका बहुआयाम है, मतलब तापमान भी सहन कर रहा है, नमी में भी रह लेता है, और प्रकाश भी मध्यम उच्च हो, कोई दिक्कत नहीं। आवास इसका कीचड़ हो या स्थल हो या फिर नदी हो, तो ये आपका बहुआयामी या पर्यावरणीय निकेत हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, जो आपके हचिंसन थे, तो इनके अनुसार निकेत दो प्रकार के थे और परीक्षा में सबसे ज्यादा यही निकेत पूछे जाते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, जो मूलभूत निकेत है, फंडामेंटल निके, तो इसमें क्या होता है इन्होंने कि भाई जो आपका क्षेत्र है, कोई क्षेत्र है, उसमें कोई प्रजाति आपकी रह रही, मान लीजिए एक बड़ा सा क्षेत्र, उसमें कछुआ रह रहा है, ठीक है। तो उसमें वो कछुआ तब तक बढ़िया आराम से जिंदगी जिएगा,
उसे जहाँ मन होगा टहलेगा, घूमेगा, फिरेगा, जब तक उसमें कोई अन्य प्रजाति, अन्य परिभक्षी या अन्य प्रतिस्पर्धा करने वाला जीव एंट्री नहीं मारता। तो उसका वो मूलभूत निकेत है। ठीक है, उसमें कोई नहीं है, वो अकेला जीव है। थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, किसी प्रजाति का अधिकतम संभावित निकेत जिसमें वह तब तक रह सकता है या सकती है जब तक समुदाय में कोई अन्य प्रतिस्पर्धा या परिभक्षी मौजूद ना हो। यह आकार में बहुत बड़ा होता है। मूलभूत निकेत क्या होता है? सबसे बड़ा होगा भाई, जाहिर सी बात है, उसमें एक ही जीव है, अपना टहल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, क्या दिक्कत है? किसी द्वीप पर मान लीजिए कोई कछुआ आपका छोड़ दिया गया है, तो वहां का तालाब, नदी, घास का मैदान सब कुछ उसी का है यार, उसको क्या टेंशन होगी बताइए। तो ये आपका होता है मूलभूत निकेत। अब भाई कछुआ यहाँ पे रह रहा है, ठीक है, लेकिन वहां पे अन्य जीव आ गए, सेलामेंडर आ गया, मान लीजिए मगरमच्छ आ गया, खरगोश आ गए, और बहुत सारे जीव आ गए, ठीक है। खरगोश ने स्थल पे कब्जा कर लिया, अपना कुछ क्षेत्र ले लिया कि भाई अब तो हम यहाँ रहेंगे मजे के साथ। जो आपका मगरमच्छ है, कछुआ अपना जल में रहता था, वहां भी मगरमच्छ ने अपना एक एरिया ले लिया। तो इसी तरीके से कछुए का जो क्षेत्र था वो सिकुड़ गया, एक लिमिटेड एरिया में रह गया। तो ये आपका हो गया यथार्थ निकेत या वास्तविक सीमित क्षेत्र। तो प्रकृति में प्रतिस्पर्धा और परभक्षियों की उपस्थिति के कारण जीव को अपने मूलभूत क्षेत्र को सिकोड़ना पड़ता है, और इसी को वास्तविक सीमित क्षेत्र या यथार्थ निकेत कहते हैं। ये हमेशा मूलभूत से छोटा होगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया, पढ़ सकते हैं आप। ये सब अंतर वगैरह है भाई। मूलभूत निकेत क्या होगा? बड़ा होगा। यथार्थ निकेत छोटा होगा। इसमें मूलभूत निकेत में कोई रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि अकेला वही जीव है। यहाँ रोक टोक होगी भाई। यहाँ प्रतिस्पर्धा परभक्षी का अभाव है, यहाँ उपस्थिति है। सैद्धांतिक अधिकतम संभावित क्षेत्र, यहाँ पर सीमित क्षेत्र है। तो यहाँ केवल भौतिक और रासायनिक कारक होंगे, जबकि यहाँ परभक्षी प्रतिस्पर्धा भी होगा। अब निकेत से जुड़े 3 नियम आपके हैं, ठीक है। क्या नियम है? निकेत विशिष्टता है, मतलब निके यूनिकनेस है। मतलब एक ही आवास में कई प्रजातियां एक साथ अगर रह सकती हैं, जैसे एक जंगल में शेर, हिरण और खरगोश। कहने का मतलब ये है कि भाई एक आवास, वहाँ शेर भी रहेगा, हिरण, खरगोश, ठीक है, मगरमच्छ भी रहेगा, कछुआ भी रहेगा, हिरण भी रहेगा, हाथी भी रहेगा। सारे जीव उस आवास में रह सकते हैं। मतलब एक आवास में अलग अलग निकेत सह अस्तित्व में संभव है। लेकिन जो निकेत विशिष्टता का नियम वो कहता है कि एक ही निकेत में 2 अलग अलग प्रजातियां नहीं रह सकती। एक आवास में कई प्रजातियां रह सकती हैं, ठीक है, शेर, हिरण, हाथी सब रह सकते हैं, लेकिन एक निकेत में 2 प्रजातियां नहीं रह सकती हैं। इनका सह अस्तित्व संभव नहीं है। कहने का मतलब है 2 प्रजातियों का निकेत अगर 100% समान हो गया तो उनके बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा होगी, और गॉस के नियम के अनुसार एक प्रजाति नष्ट हो जाएगी। और निकेत अतिव्यापन की बात होती है, यहाँ पे देख सकते हैं निके ओवरलैप। जब 2 प्रजातियों के निकेत का कुछ हिस्सा आपस में मिल जाता है, टकराता है ना, तो उसे अतिव्यापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रजाति ए है, प्रजाति बी है। प्रजाति बी के निकेत में भोजन वाई जेड है, स्थान बी सी है, और समय सुबह शाम है, तो बी जो है कॉमन हो गया, ठीक है, और समय सुबह का है तो वो भी कॉमन हो गया। भोजन में वाई कॉमन हो गया। तो इसे कहते हैं निकेत अतिव्यापन। जैसे जैसे साझा निकेत का क्षेत्र बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा उतनी ही अधिक और तीव्र होगी। मतलब निकेत अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगी। और निकेत संकुचन और चरित्र विस्थापन, ठीक है, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए प्रजातियां समय के साथ साथ अपने निकेत को बदल देती हैं और छोटा कर लेती हैं। इसी के कारण उनके शरीर की बनावट में भी बदलाव आ जाता है। तो इसे कहते हैं निकेत संकुचन या चरित्र विस्थापन। यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, डार्विन का एक सिद्धांत है कि भाई एक ही प्रकार के पक्षी थे, बहुत सारे पक्षी थे, लेकिन जहाँ पे वो रहते थे वहाँ सीमित मात्रा में कीड़े थे। कीड़े मकोड़े क्या थे? सीमित मात्रा में थे। तो उसमें से सलाह वगैरह हुई, सबने कहा चलो ठीक है, तुम अकेले यहाँ खाओ पियो, हम अलग जाते हैं। तो 100 पक्षी थे, तो 10 पक्षी रह गए यहाँ कीड़े मकोड़े खाने के लिए, 90 हो गए। तो 90 उड़ के एक जगह पहुंचे, अलग टापू पे पहुंचे। जो फल मिला वो बहुत ज्यादा क्या था? कठोर था, मतलब बीज उज पड़े हुए थे।
तो वहाँ भी उन्होंने डिसाइड किया चलो ठीक है, तुम कुछ लोग यहाँ रुक जाओ, 20 लोग, हम जो है उड़ के अलग जाते हैं, तुम यहाँ खाना देखो। तो जो वहाँ पे रुक गए जहाँ बीज थे, तो बीज खाना जब स्टार्ट किया तो उनकी जो चोंच थी वो बहुत छोटी और मजबूत हो गई, मतलब छोटी थी मजबूत भी हो गई। फिर जो है और आगे बढ़े तो और अखरोट टाइप के मिले, तो वहाँ कठोर बीज थे, उनको तोड़ना पड़ता था। तो धीरे धीरे उसको तोड़ते तोड़ते उनकी चोंच मोटी हो गई। फिर और आगे बढ़े तो पता चला फल जो है खाना है, तो भाई उनकी चोंच लंबी हो गई। तो ये था, निषेध में अंतर आ गया तो प्रतिस्पर्धा कम हुई और प्रजातियां साथ साथ रह सकती है, बस वही संसाधन विभाजन का नियम। देखिए समुदाय स्थिरता का नियम क्या है, मतलब दो विपरीत वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसके ऊपर, उसे आप देख लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई समुदाय कितना स्थिर होगा इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें प्रजातियों की संख्या कितनी है, ठीक है। और इस पर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना अलग अलग सिद्धांत दिया है। जैसे डेविड टिलमैन का एक दृष्टिकोण है कि भाई जितनी ज्यादा विविधता होगी, अधिक विविधता है तो अधिक स्थिरता होगी। डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस, ये इनकी थ्योरी थी। टिलमैन ने अपने मैदानी प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया कि भाई जिस समुदाय में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है, उनके कुल जीवभार में साल दर साल उतार चढ़ाव आता रहता है। मतलब प्रजाति जितनी ज्यादा है उतार चढ़ाव उतना ज्यादा आएगा। अधिक विविधता अधिक स्थिरता। विविधता से भरपूर समुदाय किसी भी प्राकृतिक आपदा, मान लीजिए सूखा आ गया, बाढ़ आ गई या विदेशी प्रजातियों का आक्रमण हो गया, तो अधिक प्रतिरोधी होते हैं और अधिक समय तक चलते हैं। मान लीजिए कोई क्षेत्र वहाँ 10 ही पेड़ हैं और कोई सूखा आ गया तो सब समाप्त हो जाएंगे। और धीरे धीरे मान लीजिए वहाँ पे 32 प्रजातियां हैं, तो मान लीजिए कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गई, 10-20 प्रजातियां खत्म हो गई, तो जो 10-20 बची हुई है ना, वो फिर से अपना साम्राज्य खड़ा कर लेंगी और फिर से वहां पे बढ़िया जो है जैव विविधता हो जाएगी। लेकिन 10 ही पेड़ हैं तो फिर वो खत्म हो जाएंगे, सूखा हो कुछ भी हो। तो उनका कहने का मतलब यही था कि अधिक जैव विविधता अधिक स्थिरता, बस। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पॉल एहरलिच की एक जो है परिकल्पना थी, रिवेट पॉपर परिकल्पना। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने एक पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय की जो तुलना थी एक हवाई जहाज से की, और उसमें रहने वाले जो प्रजातियां थी, ठीक है, जो भी पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय में प्रजातियां होती हैं, उनकी तुलना हवाई जहाज के रिवेट्स नेट बोर्ड से की, मतलब जो आपके सी फूड पे लगे रहते हैं। तो कहा इन्होंने ये कि भाई यदि हवाई जहाज पर हर यात्री अपने साथ जो है एक एक नट बोल्ट जो है, मतलब प्रजाति घर ले जाने लगे, मतलब सीट की इधर उधर की खोल ली, अंदर की कोई दिक्कत नहीं, लेकर जाने लगे तो प्रजाति विलुप्त होने लगेंगी। तो शुरुआत में हवाई जहाज की सुरक्षा पर कोई असर नहीं दिखेगा, मतलब समुदाय की स्थिरता पर कोई असर यहाँ पे नहीं दिखने वाला है। लेकिन मान लीजिए कि हवाई जहाज के मुख्य हिस्से जैसे पंखे के नट बोल्ट खोलने लगे, ठीक है, इंजन का नट बोल्ट खोल के ले जाने लगे, तो क्या होगा, हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। कहने का मतलब जैसे जंगल है उसमें हिरन है, ठीक है, तो हिरन को पकड़ के खाने लगे बहुत सारे लोग, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, प्रजातियां नष्ट होंगी, विलुप्त होने लगेंगी, वो सारी चीजें हैं। लेकिन पूरी तरीके से एकदम समुदाय ध्वस्त नहीं होगा। लेकिन अगर जो है शेर को ही खत्म कर दिया जाए, मतलब की स्टोन प्रजातियां जो है उनको खत्म कर दिया गया, हाथियों को खत्म कर दिया गया, तो जो है वहां का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो एकदम ध्वस्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, क्योंकि जो संतुलन बना के रखते हैं कि स्टोन प्रजाति रखते हैं। तो रिवेट पॉपर परिकल्पना जो है वो एक हिसाब से की स्टोन प्रजाति पे आधारित है। तो अभी हमने किया भाई इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, और अब हम आ चुके हैं इकोसिस्टम यानी पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कह सकते हो। तो इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले सबसे पहले आप जानिए भाई इकोसिस्टम जो आपका है या पारिस्थितिकी तंत्र है, इस शब्द के खोजकर्ता कौन है। तो इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टॉन्सले ने किया था। ये बार बार प्रश्न पूछा गया भाई जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसकी खोज किसने की, तो एजी टॉन्सले ने की थी 1935 में। चीज आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। अब देखिए जो यूजिन ओडम थे, इनको क्या कहा जाता है, यूजिन ओडम को कहा जाता है आधुनिक पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र का जनक,
तो जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है वो किसने खोजा? एजी टॉन्सले ने खोजा। इसके अलावा जो आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र है उसके जनक कौन है? वो है आपके यूजिन ओडम साहेब है। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। अब यहाँ देख सकते हो पारितंत्र में जो आपका है वो कौन से घटक आते हैं? जैविक भी आता है, अजैविक भी आता है। समुदाय में क्या था? सिर्फ और सिर्फ जैविक था, मतलब सभी प्रजातियों का जो समूह होता है वो आपका समुदाय कहलाता है। लेकिन जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें आपका जैविक भी आएगा, मृदा, जल, हवा, पानी, प्रकाश, तापमान, ठीक है, वर्षा, ये सारी चीजें आएंगी। साथ में आपके जैविक तत्व जैसे पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, अपघटक, ये सभी आएंगे। तो जैविक अजैविक का जो मिलन होता है सबसे पहले वो कहाँ होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सर्वप्रथम जैविक अजैविक का मिलन होता है वो कहाँ होता है? वो आपके पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। ठीक है, समुदाय वगैरह में नहीं होता, उसमें सिर्फ जैविक तक होता है बस। अब यहाँ जो है परिभाषा वगैरह देख सकते हो, वैज्ञानिक परिभाषा, जैसे जैविक समुदाय और उसके आसपास के अजैविक घटक जो होते हैं भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाली जटिल अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। यह एक खुला तंत्र होता है, मतलब ओपन सिस्टम होता है वो, जिसमें ऊर्जा और मटेरियल जो आपका भौतिक तत्व है उसका लगातार आदान प्रदान होता रहता है। पारितंत्र की संरचना की बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हो भाई, जैविक घटक आपके हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक में उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, अपघटक हैं। ठीक है, उत्पादक में आपके हरे पौधे होते हैं, अगर समुद्र में उतर जाओगे तो वहाँ फाइटोप्लैंक्टन वगैरह मिलेंगे, तो इनको प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। और उपभोक्ता में आप देख सकते हो भाई कई स्तर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता आपके हो गए शाकाहारी जीव जैसे टिड्डा, हिरण। द्वितीयक उपभोक्ता में आपके मेढक, लोमड़ी। तृतीयक उपभोक्ता में सर्वशिकारी, शेरबाज। सर्वाहारी में गिलहरी, कुत्ता, मानव। ठीक है, ये सब क्या है? बिल्ली भी आपकी जो है सर्वाहारी है, क्योंकि दूध भी पी लेती है और चूहा भी खा लेती है। तो उपभोक्ता भी आपके जैविक में आते हैं। अब घटक भी आपके जैविक में आते हैं, इन्हें जो है सफाई कर्मी कहा जाता है। इसके अलावा जो आपके अब घटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, ये भी आपके क्या हैं? मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे आपका बैक्टीरिया, जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, तो ये किस में आते हैं? जैविक घटक में। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा जो आपके अजैविक घटक है उसमें आपके अकार्बनिक पदार्थ आते हैं, जैसे जल। जल क्या है आपका? अकार्बनिक पदार्थ है, CO2 है, N2 है, फास्फोरस, कैल्शियम। कार्बनिक पदार्थ में देखोगे तो प्रोटीन आपका है। ठीक है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गया। तो यही जो आप घटक होते हैं ना कार्बनिक पदार्थ, जैसे आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, इन सबका जो है अपघटन करते हैं, मतलब सरलीकरण करते हैं और कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, मतलब CO2, N2, फास्फोरस, कैल्शियम में अलग अलग कर देते हैं। बाद में जो नए पौधे उगते हैं ना उसमें जो है फिर से वो सारी चीजें आ जाती हैं। जलवायु भी कारक आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, वर्षा, ये सब मैंने पहले चैप्टर में वैसे भी समझाया था, तो यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं समझाना है। अब देखिए पारितंत्र के चार मुख्य कार्य होते हैं। फंक्शनल एट्रीब्यूट जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। कोई भी पारितंत्र है उसको अगर चलाना है, सुचारू रूप से चलाना है, तो चार प्रक्रियाएं अनिवार्य होती हैं। सबसे पहले उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। कोई भी पारितंत्र है उसके द्वारा एक निश्चित समय, एक फिक्स टाइम में, प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित जीव भार की मात्रा को क्या कहा जाता है? उत्पादकता कहा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, निश्चित समय और प्रति इकाई क्षेत्र में जो भी उत्पादित जीव भार होता है उसको उत्पादकता कहते हैं। इसका फार्मूला भी आपको याद रखना है। सकल प्राथमिक उत्पादकता मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल निर्मित कार्बनिक पदार्थ की दर जो होती है उसको कहा जाता है सकल प्राथमिक उत्पादकता। इसके अलावा आपका नेट प्राथमिक उत्पादकता क्या होता है? तो ये होता है, मतलब पौधे खाना वाना बना रहे हैं ना, तो कुछ श्वसन वगैरह भी करते हैं, तो उनका ऊर्जा का क्षय भी होता है, तो वो होता है आपका नेट प्राथमिक उत्पादकता। सकल में तो सब कुछ आ जाता है, मतलब उसमें श्वसन वगैरह नहीं, ऊर्जा क्षय क्या हो रही है इससे नहीं मतलब है। लेकिन जो आपका नेट प्राथमिक उत्पादकता है उसमें ऊर्जा क्षय, मतलब श्वसन जो करते हैं उसमें ऊर्जा का क्षय होता है, वो आता है।
तो एनपीपी जो होता है वो जीपीपी में से श्वसन वगैरह घटा दोगे, रेस्पिरेशन लॉस घटा दोगे तो एनपीपी मिल जाएगा। तो एनपीपी अगर प्राप्त करना है तो जीपीपी में से आर आपको माइनस करना पड़ेगा, मतलब रेस्पिरेशन लॉस घटाना पड़ेगा। इसे ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आप भोजन करते हैं, ठीक है, तो भोजन आपने किया, इतनी एनर्जी ली, तो वो आपका ग्रॉस, मान लीजिए कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये आपने खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप मेहनत क्या कर रहे हैं इसकी कोई गिनती नहीं है। मान लीजिए 200 कैलोरी आपने एनर्जी ली, लेकिन 100 कैलोरी का काम भी किया भाई, ठीक है, खर्च कर दिया आपने, तो वो घटेगा तभी तो नेट आएगा कि आपके पास इतना बचा। तो ये वाला मामला होता है, जीपीपी और एनपीपी में ये अंतर होता है। अब घटन की बात करते हैं, डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन क्या होता है? तो भाई मृत अवशेष है, वो जो है खाद या खनिज में बदलने की प्रक्रिया होती है, वही होता है डिकम्पोजिशन। फ्रेगमेंटेशन होता है, जैसे मतलब जो भी आप घटक हैं, आपके जीवाणु होते हैं या जो आपके कवक होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे मात्रा में, कोई अगर मर गया, जीव मर गया, मछली मर गई, पड़ी हुई है, तो उसको पहले बढ़िया बारीक से काटेंगे, एकदम छोटा छोटा कर देंगे, फ्रेगमेंटेशन करेंगे। उसके बाद में निच्छालन होगा, ठीक है, निच्छालन, मान लीजिए पेड़ पौधा है तो पानी गिरेगा और सब मिक्स होगा तो निच्छालन है। उसके बाद में अपचयन होगा, कैटाबॉलिज्म होगा। उसके बाद में ह्यूमिफिकेशन, फिर खनिजीकरण हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम खनिज लवण में बन जाएंगे। फिर पृथ्वी से जो है पेड़ पौधे उठा लेंगे बस। और ऊर्जा प्रवाह आपका जो होता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का मतलब सिंपल सा है कि भाई जो उत्पादकता हो रही है, मान लीजिए कोई घास है, उसके पास 100% एनर्जी है, तो जो आपका जाएगा, टिड्डा आएगा खाएगा ना, टिड्डा अगर खा लेता है घास तो उसके पास 100% में से 10% जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 100 कैलोरी इसके पास एनर्जी है, तो टिड्डे के पास 10 कैलोरी जाएगा। फिर टिड्डे को मेढक खाएगा तो इसके पास 1 कैलोरी जाएगा। मेढक को सांप खाएगा तो 0.1 कैलोरी, फिर सांप को ये खाएगा 0.01 कैलोरी, मतलब हर बार 10% ही जाएगा। और ये जो है लिंडमैन का नियम कहलाता है, मतलब एनर्जी जो होती है 10% ही जाती है अगले उपभोक्ता के पास में। पोषक चक्रण मतलब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होता है? तो ये होता है जैव भू रासायनिक चक्र। ये दो प्रकार का होता है, एक आपका गैसीय चक्र होता है और एक होता है अवसादी चक्र। गैसीय चक्र में आपके नाइट्रोजन चक्र आते हैं, कार्बन चक्र आते हैं, और मुख्य स्रोत इसमें वायुमंडल होता है, मतलब सब कुछ होगी क्रियाविधि, उसके बाद वायुमंडल में जाके वो मिल जाएगा, फिर बरसेगा, फिर ये होगा होगा, ये सब क्रम चलेगा, अभी आगे बताएंगे। दूसरा आपका अवसादी चक्र होता है और ये चट्टानों से इनका काम चालू होता है। फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र ये अवसादी चक्र होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सल्फर चक्र कैसा चक्र है, तो उसमें ऑप्शन दे देंगे गैसीय चक्र है, अवसादी चक्र है, तो आपको लगा लेना भाई अवसादी चक्र है, या दे देंगे भाई निम्न में से गैसीय चक्र कौन सा है, नाइट्रोजन चक्र दे दिया, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, इनमें से कोई नहीं तो नाइट्रोजन चक्र लगा देना आपको बस। पाचतंत्र के प्रकार है, देखिए पाचतंत्र जो आपका होता है इकोसिस्टम, इसके प्रकार कौन से होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राकृतिक जो आपका इकोसिस्टम है, मतलब नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है एंथ्रोपोजेनिक मतलब कृत्रिम पारितंत्र, या कृत्रिम इकोसिस्टम कह सकते हो, पारिस्थितिकी तंत्र कह सकते हो। कृत्रिम पारितंत्र को एंथ्रोपोजेनिक भी कहा जाता है, चीज भी आप ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक पारितंत्र में आपका जंगल, मरुस्थल, घास का मैदान, और कृत्रिम में आपका मानव का धान का खेत, एक्वेरियम, ये सब आएंगे, ठीक है। प्राकृतिक पारितंत्र को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे आपका स्थलीय पारितंत्र है और जलीय पारितंत्र है। जलीय पारितंत्र को भी दो भागों में बांट दिया गया, आलवड़ीय मतलब फ्रेश वाटर, और लवड़ीय मतलब मेरीन मतलब समुद्री, महासागर, कोरल रीफ वगैरह। और आलवड़ी में नदी झील आएगा, मतलब जिसमें नमक वगैरह नहीं है। पारितंत्र का मुख्य वर्गीकरण अगर आप देखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं क्या है भाई, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र। तो प्राकृतिक पारितंत्र में हम देखते हैं भाई स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र मतलब जो भूमि पर है, ठीक है, जिनका उद्भव भूमि पे होता है और जैविक अजैविक मिलकर के बढ़िया सा एक जंगल वंगल बनाते हैं, तो वो है। और जो आपका स्थलीय पारितंत्र है उसमें सबसे पहले आता है वन पारितंत्र।
मतलब वृक्षों का प्रभुत्व होता है। पृथ्वी के जीवभार का सबसे बड़ा हिस्सा कहीं न कहीं आपको वन पारितंत्र में ही देखने को मिलेगा। और इसमें भी उप प्रकार होते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो कि 0 डिग्री पे पाए जाते हैं, मतलब विषुवत रेखा पे। पर्णपाती वन जो हमारे देश में पाए जाते हैं। टैगा वन, शंकुधारी वन जो आगे बढ़ेंगे आप तो ठंडे प्रदेशों में, यूरोपीय देशों में पाए जाते हैं। तो वन पारितंत्र के भी उप प्रकार होते हैं। इसके अलावा घास के मैदान का पारितंत्र भी क्या है आपका, एक स्थलीय पारितंत्र है। यहाँ पेड़ पौधे तो कम होते हैं, लेकिन घास बहुत लंबी लंबी होती है, छोटी छोटी होती है, सब तरह की होती है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जैसे अफ्रीका में सवाना हो गया, ठीक है, जो अफ्रीका का सवाना क्षेत्र है उसको उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। और जो शीतोष्ण घास के मैदान है उन्हें प्रेयरी कहा जाता है, स्टेपीज कहा जाता है। प्रेयरी आपका उत्तरी अमेरिका से संबंधित है और इसमें नरम जो है और लंबे घास के मुलायम मैदान होते हैं प्रेयरी में। और यहाँ पे देखेंगे मरुस्थलीय पारितंत्र है। मरुस्थलीय पारितंत्र भी स्थलीय पारितंत्र में आता है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहाँ पे होती है। और जो आपके पौधे होते हैं नागफनी वगैरह बहुत कटीले होते हैं, लेकिन इनका तना जो होता है गूदेदार होता है, क्योंकि उसमें पानी वगैरह भरा रहता है। और पत्तियों की जगह जो होते हैं कांटे होते हैं, ताकि ज़्यादा ऊर्जा का क्षय ना हो, मतलब ज़्यादा पानी जो है वाष्पीकृत ना हो, पानी बचा रहे। जड़ें इनकी बहुत नीचे तक जाती हैं, पानी को ढूंढते ढूंढते, नमी को ढूंढते ढूंढते, ठीक है। तो गर्म मरुस्थल, शीत मरुस्थल, दोनों तरीके के मरुस्थल होते हैं। जैसे गर्म मरुस्थल में आपका थार और सहारा है, और शीत मरुस्थल में आपका लद्दाख और गोबी का मरुस्थल है, ठीक है। टुंड्रा पारितंत्र, अत्याधिक जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र, मतलब उत्तरी ध्रुव में भी आपको टुंड्रा प्रदेश मिलेगा और दक्षिणी ध्रुव में भी मिलेगा। यहाँ की जमीन साल के अधिकांश समय में बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ मुख्य रूप से मॉस और लाइकेन आपके उगते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब जलीय पारितंत्र में देख सकते हो आलवड़ीय आपके पारितंत्र होते हैं, मीठे पानी का पारितंत्र है। इसमें जल की लवणता बहुत कम होती है, मतलब 0.5 पीपीटी से, मतलब 5% से कम होती है। जो आपका लोटिक, मतलब बहता हुआ जल, गतिशील जल वाले पारितंत्र जैसे नदियां, झरने और सोते, ये क्या है, लोटिक पारितंत्र हैं। मतलब यहाँ पानी बह रहा है। लैंटिक मतलब स्थिर जल है, रुका हुआ या स्थिर जल वाली पारितंत्र जैसे झीलें, तालाब, दलदल, कुएं, तो ये आपका लैंटिक आपका पारितंत्र है। और ये आपका आलवड़ी में आता है, क्योंकि इसमें जो पानी होता है मीठा पानी होता है, इसमें जो है ऐसा नहीं कि नमक वगैरह है, ऐसा नहीं कुछ। इसके अलावा लवणीय पारितंत्र मतलब मैरीन इकोसिस्टम, जो आपका समुद्री जो पानी होता है उसमें लवण ज्यादा होते हैं, ठीक है, नमक की मात्रा ज्यादा होती है, NaCl वगैरह। तो नमक की सांद्रता बहुत अधिक होती है, तो आमतौर पर जो होता है 35 पीपीटी या उससे भी अधिक होता है। विशेषता क्या है कि यह पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र है। समुद्री जो पारितंत्र क्या है, सबसे बड़ा पारितंत्र है पृथ्वी का। लगभग 71% भाग पर यह फैला हुआ है। और इसके अंतर्गत महासागर, समुद्र, कोरल रीफ, मूंगा चट्टानें आते हैं। कोरल रीफ को क्या कहा जाता है, तो कोरल रीफ को समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक जैव विविधता है। कोरल रीफ के बारे में याद रखना, समुद्र का वर्षा वन, ठीक है। इसके अलावा संक्रमणकालीन जलीय पारितंत्र होता है, जो आपका मैंग्रोव है या एस्चुरी है, तो वहाँ मीठे पानी और आपका खारे पानी का मिलन होता है, तो वो भी आपका क्या है, जलीय पारितंत्र में ही आता है। यहाँ का पानी जो है ब्रेकिश वाटर होता है, यह क्षेत्र इकोटोन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और यहाँ उत्पादकता बहुत उच्च होती है। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई दी हैं। कृत्रिम या मानव निर्मित पारतंत्र देख सकते हो भाई, जो धान का खेत है ये भी एक तरह का पारतंत्र है, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे जीव, आप धान के खेत में जाएंगे, मेढक, टिड्डा उड्डा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा, केचुआ मिल जाएगा, तो एक तरीके का पारतंत्र बन जाता है। इसके अलावा एक्वेरियम, मतलब जो आप जो है घर में लेकर आते हैं, रखते हैं, उसमें मछली पालते हैं। शहरी या औद्योगिक पारितंत्र, जो मानव बस्तियां होती हैं, वो भी एक तरीके का पारितंत्र है। बांध, कृत्रिम झीलें। कृत्रिम पारितंत्र की जो है 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है भाई, अत्यधिक कम जैव विविधता होती है, यहाँ पे ज्यादा जैव विविधता आपको देखने को नहीं मिलेगी, जैसे बड़े बड़े वन जंगल में देखने को मिलती है। मानव केवल अपनी मनपसंद प्रजाति, जैसे सिर्फ धान के खेत में पौधे उगाना, जिससे विविधता न्यूनतम होती है। सरल खाद्य श्रृंखला होती है, कम प्रजातियों के कारण खाद्य जाल यहाँ नहीं बनता है, एक जो है खाद्य श्रृंखला ही बन पाती है। मान लीजिए धान के खेत में टिड्डा है तो मेढक
झपाट से उसको मार के खा जाएगा। बगल से एक सांप आएगा कहीं से बिल से निकल करके, वो मेढक को खा जाएगा। ऊपर बाज उड़ रहा है, उसने देखा भाई धान के खेत में एक सांप लेटा हुआ है, बढ़िया आराम फरमा रहा है, बस वो बाज उसको मारेगा। तो ये चलता रहता है। इसके अलावा अत्यधिक अस्थिरता होती है इसमें। जो प्राकृतिक पारितंत्र है वो अपने हिसाब से स्थिरता प्रदान कर लेता है अपने आप को। लेकिन जो मानव निर्मित है उसमें भाई धान का खेत है और उसने खाद वाद नहीं डाली ना, तो सब पेड़ सूख जाएंगे। पानी नहीं बरसा तो पानी उसे देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, अगर नहीं करेगा तो नष्ट हो जाएगा। बाहरी ऊर्जा पर निर्भरता। इन्हें चलाने के लिए सौर ऊर्जा के अलावा मानवीय श्रम, ईंधन, रसायन सबकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ देख सकते हो क्या क्या लिखा है भाई। सबसे बड़ा प्राकृतिक पारितंत्र महासागर का है। सबसे छोटा प्राकृतिक पारितंत्र जो है वो किसका है? वो पानी की एक बूंद का है या एक छोटे अस्थायी तालाब का है? मानव निर्मित सबसे बड़ा और प्रभावी पारितंत्र कृषि भूमि या धान का खेत है। अब देखिए हम बात करते हैं उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। मतलब कोई मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, ऐसे पेड़ है, तो प्रकाश संश्लेषण अपना कर रहा है ना, यहाँ पर बना हुआ है क्या करना बना के। तो प्रकाश संश्लेषण किया उसने, अपना CO2 वगैरह ग्रहण किया, और उसके बाद यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस से बढ़िया तरीके से उसने खाना भोजन बनाया, अपनी वृद्धि की। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ है ना, तो उन्होंने किया वृद्धि इसी तरीके से। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से उत्पादित जीवभार या कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा को उत्पादकता कहते हैं। तो जो भी उन्होंने उत्पादन किया है ना, एक निश्चित समय एक निश्चित क्षेत्र में, उसको उत्पादकता कहेंगे। उत्पादकता की मापन इकाई के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, विकल्प दे देगा और बताएगा बताओ उत्पादकता की मापन इकाई कौन सी है। तो आपको बता देना है भाई, जो ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होता है वही आपका होता है। जैसे जीवभार के रूप में देखोगे तो आपका क्या होगा, ग्राम बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर ईयर। तो ये आपका होगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, G/m² पर ईयर, ठीक है। या फिर आपका m ऊपर आएगा तो ये -2 हो जाएगा, और YR भी -1 हो जाएगा। इसे ऐसे लिख सकते हो, G/m² पर ईयर। और ऊर्जा के रूप में देखोगे तो आपका किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष, ठीक है। अब देखिए उत्पादकता के प्रकार। सकल प्राथमिक उत्पादकता। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को अवशोषित करके बनाई गई कुल कार्बनिक पदार्थ या ऊर्जा की दर GPP कहलाती है। मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कहने का मतलब है एक निश्चित समय एक निश्चित क्षेत्र में जो भी पेड़ पौधे हैं उन्होंने प्रकाश संश्लेषण करके जो भी अपना उत्पादन किया है, जो भी जीव भार इकट्ठा किया है, तो सबको कहते हैं भाई GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पौधों की इस उत्पादकता को पर्यावरण के कारक जो होते हैं सीमित करते हैं। जैसे जस्टन वान लिविग थे, उन्होंने एक न्यूनतम का नियम दिया। ये पूछ लेते हैं भाई न्यूनतम का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो याद रखना जस्टन वान लिविग ने। इन्होंने बताया, क्या बताया कि भाई GPP की दर जो होती है इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कौन सा पोषक तत्व सबसे ज्यादा है, बल्कि इस तत्व पर निर्भर करती है कि भाई कौन सा पोषक तत्व इनके अंदर सबसे कम है। लिमिटिंग फैक्टर पे निर्भर करती है। जैसे महासागरों में नाइट्रोजन या लोहा की कमी होती है, ठीक है। तो ये मामला है। ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है भाई, जो जस्टिस वान लिविंग का न्यूनतम का नियम है वो किस पर आधारित है? मतलब जो आपके पोषक तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो जो कम हो जाते हैं इस पर ही आधारित है। उत्पादकता उस तत्व से सीमित होती है जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध हो। अब नेट प्राथमिक उत्पादकता भी ऊपर मैंने समझाया था भाई, ठीक है। क्या समझाया था भाई? पेड़ ने अपना एक जीवभार इकट्ठा किया, लेकिन वो श्वसन भी कर रहा है ना, तो एनर्जी क्षय भी कर रहा है। तो वो क्या होगा, नेट आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। कैसे निकालेंगे? GPP-R, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन लॉस निकाल देंगे, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन लॉस। जो भी अगले पोषण स्तर के उपभोक्ता होते हैं ना, शाकाहारी जीव या अपघटक, उनके लिए केवल NPP ही भोजन के रूप में उपलब्ध होता है, मतलब GPP नहीं होता है।
द्वितीयक उत्पादकता क्या होते हैं? मान लीजिए भाई एक पेड़ था, ऐसे घास थी, घास को टिड्डे ने खा लिया। ऐसे आपका टिड्डा बैठा हुआ है, इसने खा लिया। टिड्डे को एक जो है मेढक आया, उसने खा लिया। मेढक को एक जो है अपना सांप आता है, वो खा लेता है। तो ऐसे क्रम चलता रहता है। तो जो घास है ये उत्पादक है। घास को किसने खाया? टिड्डे ने। टिड्डा क्या है? टिड्डा आपका क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता। लेकिन जो टिड्डा है इसको खा लिया मेढक ने। मेढक ने खा लिया। तो मेढक क्या है? मेढक जो है द्वितीय उपभोक्ता है। द्वितीय उपभोक्ता है, लेकिन जो मेढक ने टिड्डे को खाया है, तो टिड्डा इसके लिए क्या हो गया? उत्पादक हो गया। तो ये आपका हो गया द्वितीयक उत्पादकता। मतलब मेढक के लिए तो टिड्डा घास ही है ना, मतलब कहने का ये। तो यहाँ आप देख सकते हो कि भाई उपभोक्ताओं द्वारा अपने स्तर पर नए कार्बनिक पदार्थ या जैव भार के निर्माण की दर को द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। कहने का मतलब जो आपका पौधा था उसके पास 100 कैलोरी है, उसके बाद शाकाहारी जीव ने खाया, उसके पास 10 कैलोरी ऊर्जा गई। और फिर जो है मांसाहारी ने खाया, उसके पास 1 कैलोरी ऊर्जा गई। तो जो मांसाहारी जीव के पास 1 कैलोरी ऊर्जा गई है, तो उसके लिए जो शाकाहारी जीव था वो प्राथमिक उत्पादक था। उससे प्राप्त करने में 10% ऊर्जा का क्षय हुआ। 90% ऊर्जा जो है मलमूत्र, श्वसन और उष्मा में क्षय हो जाती है। इससे संबंधित वैज्ञानिक नियम दिया गया 1942 में। रेमंड लिंडेमैन थे, उन्होंने ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम दिया था। और इन्होंने बताया था कि भाई पौधों की कुल एनपीपी का, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का, जीपीपी नहीं एनपीपी का, केवल 10% हिस्सा ही शाकाहारी जीव अपने शरीर के जीव भार मतलब द्वितीयक उत्पादकता में बदल पाते हैं। बाकी 90% ऊर्जा उनके मल मूत्र, श्वसन और उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। तो जो शरीर बना उनका, वो आपका क्या हो गया? जो उनको खाएगा उनके लिए द्वितीयक उत्पादकता हो गया। बस सिंपल सी बात। मांसाहारी जीव को भी कोई खाएगा तो उनके लिए ये आपके जो है मांसाहारी जीव द्वितीयक उत्पादकता हो जाएंगे। तो ये मामला है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। और देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है ना, एक उपचयी मतलब एनाबोलिक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जिसमें होता क्या है भाई, हरे पौधे जो होते हैं, या शैवाल, शैवाल भी आपका किसमें आता है? पादप में आता है। या कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो आपके क्या होते हैं? पादप होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। मतलब सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और पानी उन्हें नीचे से मिल रहा है। उसके बाद में वो अपना ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये फार्मूला आपको पूछ लेते हैं। 6CO2 मतलब 6 जो है कार्बन डाइऑक्साइड के आपके अणु हो गए, और 6 हो गए आपके H2O मतलब वाटर के अणु। सूर्य के प्रकाश में 6C H12O6 मतलब क्या हो गया? ये आपका ग्लूकोज का फार्मूला है, और प्लस 6 ऑक्सीजन के अणु बाहर निकल गए। तो ये जो है सिस्टम होता है। जितने भी आपके हरे पौधे हैं वो नीलहरी शैवाल है, वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और इन्हें स्वापोषी मतलब ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व, ठीक है, यहाँ तत्व होगा, तत्व नहीं होगा, रिक्वायर्ड एलिमेंट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा आवश्यक है भाई। जो सबसे महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है ग्लूकोज निर्माण में, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही है। स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जो स्थल पे पेड़ पौधे हैं वो वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं। जो भी आपके जलमग्न आपके पौधे होते हैं, वो पानी में घुली हुई CO2 का प्रयोग करते हैं। CO2 का प्रवेश मुख्यतः रंध्रों मतलब स्टोमेटा के माध्यम से होता है। संतुलन बिंदु क्या होता है? कंपेंसेशन पॉइंट। जब प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्रहण की गई CO2 और श्वसन द्वारा छोड़ी गई O2, यहाँ O2 होगा मतलब ऑक्सीजन की मात्रा समान हो जाती है, तो इसे संतुलन बिंदु कहा जाता है। प्रातः एवं सायकाल में स्थिति सामान्यता देखी जाती है। मतलब प्रातः काल और सायकाल में ऐसा होता है भाई, CO2 ग्रहण कर रहा है पेड़, और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ रहा है। लेकिन रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, केवल श्वसन होता है, इसलिए पौधे CO2 छोड़ते हैं।
मतलब रात का समय ऐसा होता है कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि प्रकाश ही नहीं तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होगा। इसके अलावा जल H2O भाई जरूरी है, बिना पानी के पेड़ कैसे बढ़ेगा। प्रकाश संश्लेषण का जो दूसरा प्रमुख तत्व है, कच्चा पदार्थ H2O है। पौधे जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। जाइलम जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। तो जाइलम का काम क्या है? जल को पत्तियों तक पहुंचाना। प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन होता है। यहाँ देख सकते हो जल का विखंडन कैसे होता है। भाई अणु हैं आपके दो पानी के H2O, 2H2O है आपका, तो इसका विखंडन हुआ प्रकाश की उपस्थिति में। 4 हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन और 4 आपके इलेक्ट्रॉन बने। ठीक है। प्राप्त हाइड्रोजन CO2 के अपचयन में उपयोग होती है और मुक्त O2 वायुमंडल में निकल जाती है। इसे हम आप ग्रहण कर लेते हैं। पर्णहरित, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है हरे रंग का वर्णक होता है। ये मुख्यतः हरित लोकों में पाया जाता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? तो क्लोरोफिल ही करता है। जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल नहीं होता है उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। अब यहाँ देख सकते हो क्लोरोफिल के टाइप होते हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है मुख्य होता है, क्लोरोफिल बी जो होता है सहायक होता है। इसके अलावा प्रकाश, भाई प्रकाश होगा तभी जो है प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत जो है प्रकाश है, सिंपल सी बात है। केवल दृश्य प्रकाश उपयोगी होता है, ऐसा नहीं परावैंगनी और अवरक्त जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनका उपयोग नहीं करता है पौधा। पौधा सिर्फ और सिर्फ जो आपके विजुअल लाइट होता है उसका प्रयोग करता है अपना भोजन निर्माण करने के लिए। क्लोरोफिल मुख्यतः निम्नलिखित रंगों को अवशोषित करता है, जैसे बैंगनी है, नीला है और लाल है। लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होगी और हरा प्रकाश अधिकांश परावर्तित हो जाता है, इसीलिए पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। इसके अलावा कुछ कृत्रिम प्रकाश स्रोत भी होते हैं जिनसे प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल बहुत चीजें चल गई, सिंपल सी बात है। अब यहाँ देख सकते हो रंध्र इस तरीके का होता है पौधे का, स्टोमेटा जिसे कहा जाता है। CO2 अंदर जाता है इसे और O2 बाहर आता है। पत्तियों एवं कोमल हरे भागों पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं और इनके द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब CO2 का प्रवेश, O2 बाहर आती है। रंध्रों के माध्यम से होने वाला जल वाष्प का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जल का ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन होता है और इससे जो है ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और जिसके जरिए से क्या होता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में आपके ATP, NADPH और H+ गैसों के स्वांगीकरण शक्तियां की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएं देख सकते हो। जो प्रकाश अभिक्रिया होती है वो आपके जो पौधे होते हैं उसमें एक जगह होती है ग्रेना, तो ग्रेना में अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है वो आपके ग्रेना में होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है, जल का विखंडन होता होता है, आपको बताया मैंने। ATP तथा NADPH का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का जो है उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो प्रकाश अभिक्रिया में ATP का निर्माण होगा, NADPH का निर्माण होगा और O2 का उत्सर्जन होगा। इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण की अवस्था में अंधकार में एक अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है हरित लवक का स्ट्रोमा होता है, उसमें ये होता है अंधकार में जो अभिक्रिया होती है। प्रकाश में जो होती है वो आपकी ग्रेना में होती है, अंधकार में जो होता है स्ट्रोमा में होता है। अंधकार अभिक्रिया में प्रत्यक्ष प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश अभिक्रियाओं से बने जो आपके ATP, NADPH हैं इनका प्रयोग कर लेता है पौधा। मतलब ATP और NADPH का जो निर्माण हुआ था किसमें हुआ था प्रकाश अभिक्रिया में हुआ था, तो अंधकार अभिक्रिया में तो प्रकाश मिलेगा नहीं तो वहां पर इनका प्रयोग कर लेते हैं। CO2 का स्थिरीकरण करके ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। तो CO2 का क्या हो गया स्थिरीकरण हुआ, अपचयन हुआ और ग्लूकोज का निर्माण हुआ, किसमें हुआ अंधकार अभिक्रिया में। प्रकाश संश्लेषण में 2 अभिक्रियाएं होती हैं, प्रकाश में और अंधकार में। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने की थी, जन इंजन होज ने की थी। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम होता है जो भी क्लोरोफिल है। प्रकाश अभिक्रिया जो है वो ग्रेना में होती है, अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है,
ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका ऑक्सीजन प्राप्त होता है वो आपका जल से प्राप्त होता है। CO2 का प्रवेश रंध्रों से होता है। ATPH और NADPH का निर्माण प्रकाश अपक्रिया में होता है। ग्लूकोज का निर्माण जो होता है वो आपके अंधकार अपक्रिया में होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण बता दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और अब जो है यहीं पर ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं और इसकी PDF हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मन लगा के पढ़ाई करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।